खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं PTV स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। एक अंदाजे के मुताबिक, बल्कि आदाद शुमार के मुताबिक, पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में इस वक्त मुकीम हैं, मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर कमाने की गर्ज से, उनकी तादाद 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान बताई जाती है। एक बहुत बड़ी तादाद है और उनमें से बेशतर पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, यानी कि वोट डालने के हकदार हैं, अहल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि इनको वोट डालने के हक से अब तक महरूम रखा गया है। वो पाकिस्तानी जो हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान की मईशत में जो है वो डालते हैं, हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि इस दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतने पैसे भेजे, जो कि एक इकनॉमिक लाइफ लाइन हमारी मईशत की कहलाई जाती है, और इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम लेते हैं और पाकिस्तान से शायद हमसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अपने मुल्क को वो मिस करते हैं। फिर भी उनको उनका जो ये सियासी हक है ये अब तक नहीं दिया गया, और ये बात समझ में नहीं आई। हम जिस जदीद दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ एक बड़ी, एक आप समझ लीजिए कोई ऐसा काम है कि जिसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, कुछ उसमें कोई कदगन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है और उसको करना। सिर्फ कानून साजी की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ पर भी अगर अमरीकी हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो उनको ये सहूलत दी जाती है कि आया वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, या उस मुल्क में जहाँ पर वो मुकीम है उनकी एम्बेसीज़ में जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत अब तक क्यों नहीं दी गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए? और अभी आज एक अखबार में बड़ी दिलचस्प खबर शाया हुई। उस खबर को जिस साफ़ी ने लिखा उससे भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा ऐसे अहम हलके हैं कौमी असम्बली के, जिसमें रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कि जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट डालने का हक दिया तो वो एक बड़ा फैसला कुन, डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं। और ये बात कोई हकीकत पर मबनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस मौके पे वोट डालने का हक दिया तो उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो सकता है, और वो 20 या 30 हल्के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो बहुत कम मार्जिन से जीती या हार गई, उधर वो कोई फैसला कौन रोल प्ले कर सकते हैं, और वो नशस्तें भी PTI के हिस्से में जा सकती हैं। इससे कतई नज़र कि सियासी तौर पर किस जमात को फ़ायदा होगा, असूली बात यह है कि अगर वो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क, हमारे मुल्क की खातिर, अपने ख़ानदान की, फैमिली की खातिर वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, तो किसी तौर पर भी उनको मुनासिब नहीं है रोका जाए इस वोट डालने के सियासी हक से। इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी आमिर जहांगीर साहबजादा आमिर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड किंगडम से। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े पुराने रफ़काकारों में शुमार होता है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जहांगीर साहब। आप हज़रात की इजाज़त से आमिर जहांगीर साहब के पास थोड़ा वक्त कम है, उनसे अगर मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। आमिर जहांगीर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप ख़ुद भी हैं, आप वहाँ पे लोगों के साथ रहते हैं, तो क्या वाकई उनकी ख्वाहिश है कि वोट डालने का हक उन्हें दिया जाए, या बस वो दूर से रह के पाकिस्तान की सियासत पर तबसरा करना ज़्यादा पसंद करते हैं? आमिर जहांगीर साहब। शिरकत की दावत थी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सामने रखना बहुत जरूरी होगा। हम कोई अबाउट 8.5 to 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। True. और हम रेगुलरली पाकिस्तान को सालों साल से फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, और अब तो हमने जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, बिकॉज एक खान साहब की ईमानदारी देखकर हमारी रिटर्न्स और इंक्रीज हो गई है। अब कोई 22 बिलियन डॉलर से ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आता है, और इसके साथ साथ कोई समझ लीजिए 22 बिलियन के करीब हम फर्दर इंजेक्ट करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर थ्रू आवर पर्सनल ट्रैवल। हम आते हैं, होटलों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तब करते हैं। तो ये कोई 45 बिलियन डॉलर का हमारा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, हमारी सोच पाकिस्तान के साथ है, हमारा सारा खानदान दोस्त बाप पाकिस्तान में है। और ये होना
कि अभी तक डिबेट हो रही है पाकिस्तान में कि साहब हम इनको वोट की भी इजाजत दे ना दे, इतनी नाइंसाफी की बात है। मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी डिमांड सिर्फ वोट की नहीं है कि आप हमें वोट दें, वोट तो बिल्कुल आप हमें देंगे, हमारी लीगल राइट बनती है, आप हमें इलेक्शन में भी कंटेस्ट करने की इजाजत दें। ठीक, वन स्टेप। बिकॉज अच्छा सर, एक सवाल है जी, आप सही फरमा रहे हैं कि ये भी बात बिल्कुल आपने ठीक की। ये सवाल ये है कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पे क्या तरीक़ेकार है? क्या कोई ऐसा बरतानी शहरी जो अगर अपने मुल्क से बाहर है, वो वहाँ बाहर से अपना वोट कास्ट कर सकता है या नहीं? जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पर अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह इनके बाहर सोल्जर्स गए हुए, इनके बाहर लोग नौकरियां करने गए हुए, वो सब वहां से वोट डालते हैं यहाँ पे इलेक्शन के अंदर। तो ये राइट हमें भी होनी चाहिए। आपने एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि ये पीटीआई ने इसके ऊपर, स्पेशली खान साहब ने हमेशा आवाज उठाई है ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के लिए। बिल्कुल। अच्छा चलें, ये तो समझ आता है कि करती रही। जी, माजी में अगर ये नहीं हुआ तो अब आप 3 साल से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं वजीर आजम के, तो 3 साल में ये क्यों नहीं हो पाया? क्या इस चीज़ का इंतजार था कि कोई इत्तफाक राय हो जाए सियासी, तब फैसला करें, या आप समझते हैं वक्त है कि अपोजिशन नहीं भी मानती तो कानून साजी कर देनी चाहिए? साहब इसके ऊपर देखिए, बात जो है वो ये है कि ये 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर है, अगर आप ईमानदारी से पूछिए तो उसमें से कोई 8.5 मिलियन जो होंगे वो खान साहब के लवर और सपोर्टर्स हैं। ये खौफ अपोजिशन को पड़ा हुआ है कि अगर हमने इनको राइट दे दी तो ये अपनी राइट पे एक्सरसाइज करेंगे, पैसा भी देंगे और पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साहबजादा आमिर जहांगीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। मंसूर अफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अफाक साहब हमें ज्वाइन करने का। अहमद जवाद साहब, यही जो भी आमिर जहांगीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर पीटीआई की मकबूलियत ज़्यादा भी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, सो आप लोग कोई शर्म के मारे ये करना नहीं चाह रहे कि जी कहीं अपोजिशन या बाकी लोग ना कहें कि क्योंकि आपके वोट ज़्यादा थे वहाँ पे, इस वजह से आपने फौरी तौर पे कर दिया? ये राइट है उनका, मतलब आपके आने से पहले से राइट है, आपकी हुकूमत में आने से, सो अब इसको हो नहीं जाना चाहिए, इत्तफाक राय हो या ना हो? देखें शहजाद, एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि 2018 के इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट तो मिल गए थे। सिर्फ उसमें जो रुकावट थी, और 2018 के इलेक्शन में चंद हज़ार ओवरसीज़ डाल सके। दूसरी तरफ हम कहते हैं 8.5 और 9 मिलियन हमारे, और फिर जब हमने ओवरसीज़ राइट्स दिए, वोटिंग राइट्स दिए, तो उसमें कोई 8, 10, 15 हज़ार शायद वोट जो है ना वो डाले जा सके। उसकी एक वजह थी, वो इतना मुश्किल तरीक़ाकार बनाया गया, गालिबन उसका पर्पज़ ही ये था कि इसको इतना वो मुश्किल बना दिया जाए कि जिसमें फिर ओवरसीज़ को राइट तो दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज करना वो बहुत मुश्किल था। अब पीटीआई की हुकूमत जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आई है, बेसिकली उसी मुश्किल को सामने रखते हुए कि वोटिंग राइट तो है, लेकिन उस वोटिंग राइट को इस तरह का बनाया जाए कि उसमें ये जो 8-9 मिलियन पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये आसानी से अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। आपने दुरुस्त कहा कि राइट उनको मिल गया, लेकिन बात उसी मैकेनिज्म की हो रही है, सिंप्लीफिकेशन। जी, और उसमें फिर पीटीआई की हुकूमत ने अभी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स दी, उसमें इंटरनेट वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रपोज की, और यही एक वाहिद तरीका है कि जिसमें आप स्कैटर्ड पॉपुलेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मुख्तलिफ ममालिक में और एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, आपकी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो तो एक बड़ा मुल्क है, उसमें एक एम्बेसी होगी या कोई एक और कौंसलेट शायद किसी और जगह पे हो, बाकी हर जगह पे तो एम्बेसी और कौंसलेट नहीं है। और आपके ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उस दिन इलेक्शन डे पे वहाँ पे किसी ने छुट्टी तो नहीं देनी, बिल्कुल। वो तो अपने काम काज से ही उन्होंने या तो वो छुट्टी करें, ट्रैवल करें 5 घंटे 10 घंटे मुख्तलिफ शहरों से एम्बेसी में आएँ, और फिर वहाँ पे जो तरीक़ाकार जो 2018 का था वो इतना मुश्किल था, इतना पेचीदा था कि उसमें आप वोट ही नहीं कास्ट कर सकते थे। इसलिए जो इलेक्शन रिफॉर्म्स अब
पीटीआई की हुकूमत लेके आई हैं, उसी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट दिया जा मतलब रहा है। आसान लफ्जों में कि जैसे आप अपनी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं सिक्योर तरीके से, इसी सिक्योर तरीके से आप वोट भी डाल सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तान। क्यों नहीं कर सकते? देखें, आज जब आप दुनिया की बहुत सेंसिटिव चीज़ें जो हैं, आप पैसे की ट्रांजैक्शन से ज़्यादा सेंसिटिव क्या चीज़ होगी? सही बात। आपके मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं या किसी के भी हैं बैंक के अंदर, आप एक ऑनलाइन एक थंब इम्प्रेशन या एक फेस आईडी के ऊपर एक मोबाइल से अगर आप वो करते हैं, दुरुस्त। आप आज नादरा के आईडी कार्ड्स जो हैं वो घर बैठे आपको मिल सकते हैं, डिजिटल रीडेबल पासपोर्ट्स आ सकते हैं, वीज़ास जब आप जाते हैं इमिग्रेशन डेस्क के ऊपर, वहाँ पे सारा वो डिजिटल डाटा मौजूद होता है। तो क्या ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन हर जगह हो सकती है? तो वो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर राइट देना है तो फिर नीयत हमारी ठीक होनी चाहिए ना, फिर उस राइट को इस तरीके से दें कि वो इस्तेमाल तो कर सके ना। सिर्फ कोई वो सेरेमनी तो नहीं है कि जी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमने तो दे दिया जी, लेकिन जिस तरीके से आपने दिया वो तो कास्ट ही नहीं कर सके अपना वोट, वो हम देख चुके हैं। और इसलिए हम उनको कह रहे हैं, और इससे कता नजर कि ओवरसीज ने किसको वोट देना है। ठीक है, मुझे भी पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक अक्सरियत जो है वो पीटीआई और इमरान खान के हक में है, और शायद ये एक अंदेशा और खदशा है, उनका खौफ है अपोजिशन का कि ये अगर आपने इंटरनेट वोटिंग कर दे दिया, अगर इसमें से 50% वोट भी पड़ गए तो 50 लाख वोट तो बहुत होते हैं। बिल्कुल आप देखें जो विनिंग पार्टी होती है वो 1.5-2 करोड़ वोट लेके तो वो अक्सरियत हासिल कर लेती है। उसमें 50 लाख वोट तो आपकी पूरी जो है कैनवस जो है वो इलेक्शन का वो चेंज कर सकते हैं। अफजल खान साहब, पहले तो एक चीज मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि आप मतलब बजाते खुद अपनी ज़ाती हैसियत में इस बात की हक में है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, मैंने ईस्ट तिमोर में इलेक्शन हम करवाए थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो ईस्ट तिमोर के इलेक्शन की जितनी टीमें थीं, इलेक्शन के हमारे वहाँ पे इलेक्शन जब हो गए, उनका मुल्क बन गया, तो उन तमाम को काबुल में डिप्यूट किया गया। पाकिस्तानी चूँकि कंसर्न थे तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को उससे बाहर ही रखा कि ये, तो वो लोग इधर आते थे। अभी यूएन का इलेक्शन जो पहला इलेक्शन हो रहा है और हमारे साथ उनकी मीटिंग्स हुई, हमने उनको कन्विंस किया कि जो अफ़गानिस्तान से बाहर पाकिस्तान में और ईरान में उनके अफ़गानी हैं मुहाजिरीन, उनको भी वोट का हक और फैसिलिटेशन दी जाए। और हमने उनको परसुएट करते हुए और मेरा उसमें एक मकसद ये भी था कि देखो, जो आपको मेन लैंड से आपका ताल्लुक होता है, लिंक होता है, कनेक्शन होता है, तो आप फॉल बैक भी करते हैं कि जी अल्टीमेटली ओवरसीज पाकिस्तानी को तो अब तक हम हक ना दिलवा सके, अफगानियों को दिलवा दिया, ये आपको ये इट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं किसी सियासी जमात का आदमी नहीं हूँ, आई एम एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट, और मैं इलेक्शन के प्रोसेस में अगर कोई गलती, खराबी, बुराई होगी तो अल्लाह की कसम बगैर किसी के खफगान और खुशी के मैं वो बयान करूँगा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्शन कमीशन was a bit respected, people would keep it in high esteem। ठीक। अब जैसे ये एल्फी कमीशन और फलाना फलाना, इसमें लोगों का कसूर है या इलेक्शन कमीशन का भी कोई कसूर है? देखिए, वो सोल सर्जिंग ज़रूरी होती है। मैं ये आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में 10-12 साल पहले हमने यूएनडीपी के साथ काम किया, हमने आईफेस एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उससे बनता है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, उसके साथ हमने क्लोजली काम किया। हमने 5 ईयर का एक डेवलपमेंट, जैसे 5 साल मंसूबा होता है, वो बनाया। उसमें डिजिटलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट, वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज, उसको कैसे कवर करना है, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। अच्छा, वो एक ख़त्म हो चुका, अब दूसरा भी बना है। बात यह है कि हमने उस वक़्त एक इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन विंग होता था, पीआर विंग होता था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट होती थी। फिर जब हमने ये महसूस किया कि सारी दुनिया में डिजिटलाइजेशन हो रही है और हमें भी ये करना चाहिए, तो एक चीज़ जो हमने उस वक़्त 2013 के इलेक्शन से पहले अचीव की थी, वो ये थी कि हमने इलेक्शन में जो हमारे वोटर्स लिस्ट है उसको हमने
कंप्यूटराइज तो पहले ही थे। यानी कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर वोट आसान तरीके से डालना चाहें तो इलेक्शन कमीशन बासानी उसे मैनेज कर सकता है। शहजाद थोड़ा सा मुझे मुकम्मल करने दें ताकि आम आदमी समझ सके, आप तो समझ जाएंगे, अहमद जवाद साहब भी समझ मुझे जाएंगे। बाकी मेहमानों पे भी जाना जरा थोड़ा सा अगर काइंडली। बात ये कि ये इशू अगर इस पे है तो इस पे जी थोड़ी सी बिल्कुल, आप मैं पेश आपको कीजिए। बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्यों नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि ईवीएम हमने इलेक्शन कमीशन में बनाया। मैं बता रहा ये चाहता था कि हमने एक आईटी विंग बनाया जिसमें सैकड़ों लोग हैं, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, एडीज और बेपनाह लोग हैं उसमें। अच्छा, और हम सब इसके ऊपर, और आईटी के हमारे डीजी हैं, उसको 10 से ज्यादा हमने बैरून मुल्क विजिट्स करवाए ताकि इस मशीन में हमने एक प्रोटोटाइप बनाई। We were the flag bearer of EVM. It was not the government who took the initiative. Election Commission of Pakistan. तो कहाँ गई? अब यही मैं हैरान हो गया जब मैंने ये 37 ऑब्जेक्शंस देखे। मैंने कहा कमाल है, जब तक हम वहाँ थे तो हम तो पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट अप्रूव किया था। ऐसी हमारी मीटिंग होती थी, सोहरा इमाम एक कमेटी बनी थी जिसमें सेनेटर्स भी थे, एमएनए भी थे, उन सब के साथ ये तमाम चीजें अप्रूव हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तरफ से अप्रूवल दे ही थी, अब सिर्फ ये था कि व्हेन इट विल बी, और उसके लिए फंड्स की जरूरत थी। अभी जब मैंने ये 37 वो सुने तो आई वाज सरप्राइजली शॉक्ड कि खुदा के बंदे, ये तो हम कह रहे थे कि ये होना चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन में रिगिंग कहाँ होती है, ये मैं 2 चीजें आपको बता दूं बुनियादी तौर पर, और वो उसकी रुकावट के लिए ईवीएम नागुजीर है और ये हो जाना है, खा कोई चाहे या ना चाहे। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है और मैं उसकी इज्जत चाहता हूं, तकरीम चाहता हूं, लेकिन देखो इज्जत अर्न करनी पड़ती है। और वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। हमें कभी नहीं, देखो मेरी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन अगर मैं भी वहां हूंगा, अल्लाह की कसम मैं फिर न्यूट्रल हो जाऊंगा। आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार हो, शहबाज शरीफ के रिश्तेदार हो, लेकिन जब आप एक दफा जज की कुर्सी, एम्पायर की कुर्सी पे बैठ जाए तो यू शुड बी खान साहब, ईवीएम के ऊपर अगले राउंड में आते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास सलाहियत मौजूद है कि आसान तरीके से जो प्रपोज किया है मैं जवाद साहब जैसे बात कर रहे थे हुकूमत ने, उसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके? फिर मंसूर साहब बड़ी देर से वेट बहुत आसान है। ठीक, मैं ये जो सलाहियत है, ओबामा का दूसरा इलेक्शन हो रहा था तो वीजे के लिए हम गए, तो मैंने वहां पे वो जो इंटरव्यू करने वाला आदमी था, तो मैंने उससे हेलो हाय करते ही मैंने उससे पूछा कि किसको वोट दे रहे हो, तो उसने कहा मैंने तो वोट दे भी दिया। मैंने कहा अभी तो इलेक्शन दूर है, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। तो खैर उसने मुझे सारा बताया। मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो देयर एंड स्टडी इट बिकॉज वी हैव 8-9 मिलियन पाकिस्तानीज एंड वी वुड लाइक टू गिव देम दिस राइट टू वोट। तो इलेक्शन कमीशन, और फिर मैं यूएन में था, मैंने जितनी दफा पैसे भेजे वो सीधे मेरे घर पे पहुंचे, दाएं नहीं गए बाएं नहीं गए। यानी तो कहने का मतलब है जैसे अभी जवाद साहब ने कहा कि अगर पैसे जा सकते हैं अमेरिका में तरीकेकार है। एक चीज और, 2013 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का मिजाज, तबीयत, मूड बदल गया है, और जो वहां पे आईटी सेल हमने बनाया था कि वो डिजिटलाइज करेगा, वो उसके खिलाफ इस वक्त खड़ा है। और क्या उसके एल्फी, आप घर में मोबाइल ना लेके जाएं या लैपटॉप ना लेके जाएं, उसमें पानी पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। चलें, मैं वापस आता हूं इस पे जरा तफसील से मजीद आपसे जानता हूं। मंसूर आफाक साहब, एक तो जो है जवाद साहब भी गुफ्तगू अभी जब कर रहे थे, तो क्या वाकई ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं आपके ख्याल में ये इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ज़रूरी हैं कि ताकि नताइज तस्लीम करने में किसी को हिचकिचाहट ना हो कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, जो कि करना चाहिए, सियासी इत्तफाक राय हो या ना हो, तो फिर अपोजिशन उसी तरीके से वावेला कर सकती है अगर अगले इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ के हक में आए तो? मंसूर आफाक साहब। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक है। अब ये काम, इसमें कोई जो है ना जी ऐसी कोई जो है ना जी चीज़ नहीं चाहिए, कोई ऐसा कानून पास नहीं कराना कि हाँ जी कि उनका वोट कैसे कास्ट होना है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूँकि मुतनाज़ा हो चुका है, उस पर 2 वज़रा ने उसके जो चेयरमैन हैं उसका जो उस पर रिश्वत लेने का और पैसे खाने का इल्ज़ाम भी लगाया है, तो बुनियादी मामला तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ है कि वो क्यों नहीं चाहता कि वो वोट कास्ट कर सकें। इंटरनेट पर जो वोट है, हर दुकानदार इंटरनेट पर कारोबार कर सकता है, उसका पैसा आराम से आता है जाता है। आप ये भी बात कर रहे थे बैंकिंग का होता है,
इंटरनेट पर वोट कास्ट करने का प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल पोस्टल वोट की पाकिस्तान में इजाजत है, तो वो भी तो एक पोस्टल वोट की शक्ल है। तो मेरी समझ से ये बालातर है कि ये इलेक्शन कमीशन ने रास्ते में ये रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है कि जो दूसरी इंतखाबी कोई इस्लाहात जो करने की कोशिश की है, वो पीटीआई की हुकूमत को किसी तरह भी अपोजिशन के साथ बैठकर और किसी एक उस पर लाने के लिए कोई मुफाहमत की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो दोनों पार्टियां हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, वो अपने अपने दौरे हुकूमत में कोशिश कर चुकी हैं कि ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे उनको उनके वोट को नुकसान पहुंचे। अगर ये इंतखाबी इस्तिलाहात होती हैं तो उनका जो इलेक्शन लड़ने का तरीक़ाकार है वो बुरी तरह मजरू होगा। वो जो है शख्सियात को, बंदों को देख कर इलेक्शन लड़ते हैं, उनको अपने टिकट देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि ये अपने हल्के में जीत सकते हैं। तो ये मौजूदा इस्लाहात के बाद उनके जो वो उम्मीदवार हैं जो हल्कों में अपने में जीत सकते हैं और जिन्हें वो टिकट देते हैं और इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनके नाकाम होने के 100% इम्कानात हैं। तो ऐसी सूरत में वो तो किसी तरह भी राजी होने को तैयार ही नहीं होंगे कि कोई इस्लाहात किए जाएं। जी, साहिबजादा आमिर जहांगीर साहब साथ थे। वो कहते हैं कि हम वोट डालने का हक तो मतलब अपनी जगह पे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने की भी जो है इजाज़त होनी चाहिए। तो वो डुअल नेशनैलिटी का एक जो है वो एक रुकावट जो है वो आ जाती है। लेकिन असूलन अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो डुअल नेशनल है या नहीं है, वो वोट कास्ट कर सकता है, अपना हक जो है वो दे सकता है, अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब कर सकता है। तो आपके ख्याल में क्या उसको ये भी हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सके और कोई अवामी ओहदा भी रख सके? कानूनी तौर पर जिस दिन ओवरसीज पाकिस्तानी को ये हक दिया गया कि वो वोट डाल सकता है, उसी दिन उसे इलेक्शन लड़ने का भी हक मिल चुका है। अगर उस कानून को सिर्फ और सिर्फ उस पर अमल दरामद की जरूरत है, अमल दरामद की जरूरत। ठीक, मंसूर अफाक साहब, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में, क्या ही बात है। हरदम चले, क्या ही बात है, वहाँ भी जाए जहाँ। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। PTCL 4G ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। PTV करंट अफेयर्स स्पेशल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनको वोट कैसे डालना चाहिए या डालने देना चाहिए, इस पर अहमद जवाद साहब, अफजल खान साहब और मंसूर अफाक साहब साथ मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, ये ज़रा फरमाइए, अभी जो बात कर रहे थे कि जी उनको इंतखाबात लड़ने का भी हक होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक बिल्कुल ठीक बात की मंसूर अफाक साहब ने भी और अफजल खान साहब ने कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसकी तरफ आपने भी शुरू में इशारा किया, उसके बाद अब ये जिम्मेदारी, चाहे आप इस्लाहात करें या ना करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बनती है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी ये समझता है कि किसी भी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस तरीके से, आसान तरीके से वोट कास्ट नहीं कर सकते या हम उनको ये सहूलत फराम नहीं कर सकते, तो फिर कहीं ना कहीं हुकूमत इसमें इंटरवीन कर सकती है। क्यों नहीं? कैसे? देखें, हमने 2018 का रिजल्ट देख लिया ना। हम बात कर रहे हैं 8-9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और वोट जो है 2018 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वो 10-15 हज़ार टोटल पड़े पूरे दुनिया से। उसकी क्या वजह थी? आपने देखना है ना उसको, वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसको चलें उस टाइम के अंदर बड़ा हेस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, बिल्कुल ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले आया था। लेकिन उसके बाद तो अब इतना टाइम है, 3 साल गुजर गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था ना कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उस वोटिंग मेथडोलॉजी को देखता, रिव्यू करता, उसको आसान बनाने की कोशिश करता। ज़ीरो, कोई काम नहीं किया इस इदारे ने उसके ऊपर। अब पीटीआई ने जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी ली है, एक हुकूमती पार्टी है, उसका रोल है, एक लीडिंग रोल है मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स को लेके आना, पॉलिसीज़ को लेके आना, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ जिसकी जिम्मेदारी असूलन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर इंटरनेट वोटिंग जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उसको शामिल किया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था? असूलन ये काम मेथडोलॉजी का था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2018 के बाद उसको नताइज को देखते हुए, अब देखें ना, इसमें फिर इस वजह से फिर हुकूमती तर्जुमानों से आपने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनका एक बाइस्ड रवैया देखा, तो इन्हीं चीज़ों से फिर हमें ये तासुर मिलता है ना कि क्यों नहीं आप कर रहे। अब ये बात फिर जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं जी कि अक्सरियत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, तो फिर क्या ये वो खौफ है, खदशा है? ये अपोजिशन पार्टीज़ को तो ये खौफ और खदशा तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खदशा क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कोई सियासी पार्टी नहीं है, उसका काम तो न्यूट्रल तरीके से इलेक्शन करवाना है। तो अगर उन्होंने न्यूट्रल तरीके से करवाना है तो क्यों नहीं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने 3 साल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को, जो कि 2018 में एक्सरसाइज सही तरह से नहीं हुआ, आपने क्या किया 3 सालों में? आप बैठे हुए हैं। अब जब पीटीआई उसके लिए एक बिल के जरिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आती है तो आप उसके ऊपर 10 जो है ना वो ऑब्जेक्शंस और ये चीज़ें आप डाल देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या इंटरनेट वोटिंग है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जी, आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आज़ादाना शफाफ इंतखाबात करवाना उनका फ़र्ज़ है आईन पाकिस्तान के तहत। तो उसका हल भी तो कोई निकालेंगे आप, ठीक है कानून साजी कर देंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब आपकी लोगों की उमंगों के मुताबिक उस तरीके से आप जैसे कह रहे हैं 3 साल तक काम नहीं हुआ, आगे भी चल के काम कोई इस तरह नहीं होता फॉर एनी रीज़न, तो फिर उसका क्या हल निकलेगा? देखें, अब बिल्कुल आईनी अदारे का जो किरदार है उसको वही उसी ने अदा करना है, उसको हुकूमत नहीं टेक ओवर कर सकती। हम भी अब जब इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल पास करते हैं या ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, दोनों आईनी तरीके हैं। आईनी तरीके से जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको पास कर देती है वो बाउंड है। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, इसी तरह से पार्लियामेंट ने जब ये तरमीम दे दी, ये बिल दे दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि उसको इंप्लीमेंट करे। हाँ, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें इलेक्शन कमीशन की नेक नियति शामिल होनी चाहिए ताकि उसकी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना उस तरीके से ना हो जिस तरीके से 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये एक बिल्कुल एक है क्वेश्चन मार्क कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना प्रोफेशनली, कितनी नेक नीति के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक। अफजल खान साहब, आपके पास आने से पहले ज़रा जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द न्यूज़ में जर्नलिस्ट हैं, सीनियर। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब। आज आपने एक बड़ी तफसील से एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की, उसका जो लुब्बे लुबाब ये है कि कई ऐसे अहम हलके हैं पाकिस्तान के कौमी असम्बली में, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालने का हक तो है उनके पास, लेकिन अगर तरीक़ेकार कर दिया और एक अक्सरियत ने उसमें वोट डाला अपना ओवरसीज़, तो मतलब उन हलकों पे वो बहुत फैसला कुन अंदाज में असरअंदाज हो सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ज़रा बता दें वो कौन कौन से। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर अचीवमेंट अवार्ड्स 2021 की तकरीब से वफाकी वज़ीर शफकत महमूद खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। लेकिन उनको अचानक कराची जाना पड़ गया और इंशाल्लाह कल वो यहाँ पे होंगे और आपसे मुलाकात भी होगी। मुझे तो खैर ख़ास तौर पे खुशी इस बात की है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर के शहरियों ने 2 दफ़ा मुझे ये एज़ाज़ बख्शा है कि उन्होंने मुझे नेशनल असम्बली का मेंबर मुंतखब किया है। तो इसलिए लाहौर चैम्बर तो मेरी अपनी चैम्बर है। मैं वैसे किसी ज़माने में मेंबर भी था लाहौर चैम्बर का। तो इसलिए जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो सब मेरे लिए मुकद्दम है, सब मेरे लिए बहुत ही अहम है।
और मैं उन सब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको आज अचीवमेंट अवार्ड्स मिले। जब आपकी अचीवमेंट होती है तो हम सब की अचीवमेंट होती है। अच्छा, आपकी अचीवमेंट सारे मुल्क की अचीवमेंट है। आपकी खुशहाली हम सब की खुशहाली है। तो इसलिए ख़ास तौर पे आपको अचीवमेंट अवार्ड्स की मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इस साल आपकी परफॉर्मेंस रही है, इंशाल्लाह अगले साल भी इसी किस्म की परफॉर्मेंस होगी। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी मईशत पे होता है। कारोबार अच्छा होगा, इंडस्ट्री आगे चलेगी तो मुल्क कामयाब होगा और मुल्क आगे चलेगा, वरना मुल्क आगे नहीं चलेगा। बहुत सारी मुश्किलात थीं जब आज से 3 साल पहले हमें मौका मिला। हमारे जो कर्ज खा थे हमारे दरवाजे पे खड़े थे। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर चुका था। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे आ रही थी और रुपए को मसनूई तौर पे हमने मजबूत रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो ना होने के बराबर थे। और हमें शुरू में ही आते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुख्तलिफ ममालिक से, दोस्त ममालिक से मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद के लिए जाना पड़ा। पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि आज 3 साल बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। पिछले साल कई सालों के बाद बावजूद इसके कि कोरोना का जो हमला हुआ उसकी वजह से ऑब्वियसली मईशत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई, बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने 4% ग्रोथ का टारगेट पिछले साल अचीव किया, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है दुनिया के हालात के मुकाबले में। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25.3 बिलियन तक पहुंच गई। रेमिटेंसेस हमारी 25 से तकरीबन 30 बिलियन तक आ गई। FBR का रेवेन्यू जो था, जो कि हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, वो 47 बिलियन तक चला गया। और स्टॉक मार्केट जो थी उसमें रिकॉर्ड एक्सचेंज हुआ शेयर्स का 2.21 बिलियन का। और जो 60% इंक्रीज़ हुआ बिज़नेस कॉन्फिडेंस में। तो ये सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ी। और मुश्किल हालात में जबकि कोविड था फिर भी कोशिश की गई कि ज़िंदगी का कारोबार और मईशत जो है वो चलती रहे। और इसमें मैं ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इसलिए खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे सारे मुल्क को बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाई करते हैं उनका क्या बनेगा। तो इसलिए फिर ये इक़दामात उठाने पे जो कि आज पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों के बारे में, उन मुल्कों की सफ़ में लिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही है कोविड के ऊपर। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे ये मौका मिला है तो मैं सिर्फ आपसे चंद अल्फाज जो मेरा शोबा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरे जो ज़िम्मेदारी है उसमें मैं वज़ीर तालीम भी हूँ और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हूँ। सो जितना स्किल्स का सेक्टर है वो फेडरल लेवल पे उसको हम डील करते हैं। और हमने 10 अरब की ख़तीर रकम से स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। 50,000 लोगों को हाई एंड ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके अलावा 1,20,000 लोगों को एंट्री लेवल ट्रेड्स या अप्रेंटिसशिप के ज़रिए ट्रेनिंग या उनकी प्रायर लर्निंग को एक्सेप्ट करके उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं।
और हमने एक ख़ास तौर पे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई और हम हर हुनर के अदारे को एक्रेडिटेशन देंगे, यानी कि उसको हम तस्लीम करेंगे कि वो इस काबिल है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सके। क्योंकि असल चीज़ ये है कि आपके पास जब कोई किसी हुनर के साथ आता है तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि वो हुनर जिसको वो क्लेम कर रहा है वो है भी या नहीं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले ये अनरेगुलेटेड है सारा सेक्टर, जिसमें जिसका जी चाहता है वो सर्टिफिकेट इशू करता रहता है। बाद में पता चलता है कि वो उस किस्म की ट्रेनिंग, उस किस्म का हुनर जो चाहिए वो है ही नहीं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ताकि अगर हमारा सर्टिफिकेट अपने मुल्क में उसकी कोई हैसियत होगी तो हम ये भी चाहते हैं कि उसी सर्टिफिकेट की हैसियत कोई बाहर भी हो। सऊदी अरेबिया के साथ अभी हमने एक मुआहदा किया है जिसके तहत हम उनके जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं सऊदी अरेबिया, उनका भी बाकायदा एक हुनर का टेस्ट हो के सर्टिफिकेशन होगी। सो सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन, ये सारा सेक्टर जो है इसको हम रीवैम्प कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। सो मैं सिर्फ यही आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं तो शोबा तालीम से हूँ और एक मैन पावर ऐसी प्रोड्यूस करना जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए सूदमंद हो, बिज़नेस और इंडस्ट्री के लिए सूदमंद हो, ये हमारा एक मिशन है। लेकिन उसके साथ साथ बतौर गवर्नमेंट मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस तरह आपने इस साल अचीवमेंट की है, जिस तरीके से आप इस साल बढ़े हैं, यही एक तरीका है जो हम सबको आगे लेके चलेगा। और इसलिए हमारी नज़रें तो आपकी तरफ लगी हैं, आपकी अचीवमेंट की तरफ लगी हैं, आपकी कामयाबी की तरफ लगी हैं और उसके लिए हम हमेशा दुआ गो रहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर अचीवमेंट अवार्ड 2011 की तकरीब से वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। उनका अपने खिताब में कहना था कि मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। 3 साल पहले मईशत काफ़ी कमज़ोर थी, ज़बूहाली का शिकार थी, ख़ासकर कोरोना के बायस मईशत काफ़ी मुतासिर हुई, मगर फिर भी हमारी हुकूमत ने मईशत की तरक्की पर बहुत काम किया, इसको मुस्तहकम किया। 60% बिजनेस कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ, ज़राअत इंडस्ट्री के शोबे में तरक्की हुई। कोरोना में वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में गरीब दोस्त पॉलिसियाँ बनाई गईं ताकि वो मुतासिर ना हो। तालीम के शोबे के हवाले से उनका कहना था कि हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नौजवानों को हुनरमंद बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। PTV न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। इलेक्शन कमीशन के पास पहले से मौजूद है, कोई नया नहीं करना था। जब वोट का हक दे दिया गया था तो सिर्फ इतना होना था कि जितने खाने हैं हमारे, जो जितने काउंसिल खाने हैं उसमें उनको वोट डलवाने थे उन्होंने। ठीक ये उसको जो भी तरीका कार जवाब साहब से जरा करना था उसको करना था, उन्होंने नहीं किया। हुकूमत की क्या कम्युनिकेशन हुई अब 3 साल में आपसे, ये हुकूमत से कोई उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ हम लैक करते हैं, पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है? कुछ भी नहीं बात हुई। मैं तो ये देखें ना, आपसे यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार जो है वो इलेक्शंस के प्रोसेस को बेहतर करना, और ख़ास तौर पे जब एक जनरल इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 5 साल हैं। उन 5 सालों में उनका काम यही होना चाहिए कि लास्ट इलेक्शन के अंदर क्या मसाइल पेश आए थे और उन मसाइल को कैसे हल करना है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नई आ गई है, दुनिया में क्या क्या ट्रेंड्स आ गए हैं, ये चीज़ें देखनी होती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा नहीं कर सका। ये एक फेलियर था इलेक्शन कमीशन का 2018 के इलेक्शंस में
कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को इंश्योर नहीं कर सका। चलें वो तो हो गया, पहली दफा था, चलें जल्दी में था। अच्छा, अब जरा अब तो हो जाना चाहिए ना। वक्त बचाते हुए, मतलब ये अब अगर अगले इलेक्शन में तकरीबन 2 साल हैं, तो आपके ख्याल में 2 साल के अंदर ये काम मुकम्मल हो सकता है? सिर्फ ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। देखें, जो इंटरनेट वोटिंग है ना, वो तो कोई ऐसा कम्बरसम या ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। वो तो एक आपने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के तहत आपने इंटरनेट के जरिए वोटिंग करनी है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो देखें ना, ईवीएम नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी। वही मैं कह रहा हूं ना कि ईवीएम में तो 1 लाख आपको चाहिए पोलिंग स्टेशन। इंटरनेट वोटिंग तो एक सिंपल, अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है और या बिल आ जाता है, पास हो जाता है, ये कानून की शक्ल में आ जाता है, तो इसको तो बस इलेक्शन कमीशन बाउंड है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अगले मतलब आपकी कोशिश कैसे होगी कि अगर अगले इलेक्शन से पहले भी ये मुमकिन ना हो सका, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो समझता हूं कि हम डिटरमिन्ड हैं इसके लिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर कि अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है और ये फेलियर होगा। जी, मैं अगर आप कहते हैं ना कि आ जाता है और इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा उस कानून के तहत ये कंडक्ट कराने में, लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट की फैसले के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं सकता ना। देखिए ना, 2 चीजें होगी ना, एक तो है वोटिंग राइट जी, ये तो इट हैज बीन ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज वन थिंग। अब उससे अगला मरला है कि वो किस तरीके से, एक तरीका इख्तियार किया 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो फेल हो गया। अब दूसरा तरीका जो है वो पीटीआई एक बिल के जरिए या एक ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आती है, तो वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर उसके नतीजे में कोई 30-40 लाख या 50 लाख ओवरसीज पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इन अदर वर्ड्स के इस जो ऑर्डिनेंस या जो भी कानून साजी लेजिस्लेशन आप करने जा रहे हैं, खाली ओवरसीज के हवाले से वो जो कंपोनेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट कर देगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अफजल खान साहब, अब एक तो ये इस पे कुछ अगर आप कहना चाहें, और ईवीएम आपने बताया था कि दोनों चीजें मैं अर्ज करना चाहता हूं एक ही गो में, इसलिए कि वक्त कम है जी। वो कहते हैं कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। देखें, जब आप इलेक्शन कमीशन वो अपना परफॉर्म नहीं करती जो उसकी ड्यूटी है, जो आईन ने भी कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन बना है, तो फिर अगर जलने जलाने की बातें ना करें आप, ईवीएम पे मुझे बताएं कि ईवीएम हमने बनाया था 2013 से पहले इलेक्शन कमीशन ने बनवाया था। बाहर से किससे बनवाया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनवाया था, प्रोटोटाइप। नहीं, किसी कंपनी से बाहर से बनवाया, आउटसोर्स। नहीं, अब मेरी बात सुने जी। हम उस वक्त भी और अभी भी हमारा मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ बनती भी है तो पाकिस्तान जो JF-17 थंडर बना के अर्जेंटीना को बेच सकता है, तो वो ये छोटी सी मशीन बना सकता है, ये कैलकुलेटर है बड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तानी में बनाएंगे, बीइंग पाकिस्तानी में। अच्छा, लेकिन 3 बाहर की कंपनियां आई थी, एक का नाम इंदिरा था, ये उसकी स्पेनिश कंपनी थी, एक और भी थी। बात यह है, उनसे हम टेक्नोलॉजी उनकी देखना चाहते थे। उसके बाद हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉमसेट ने मशीन बनाई थी, 2-3 और ने बनाई थी। जो मुझे सबसे पसंद आई थी, वो कहाँ है मशीन? अभी भी पड़ी होंगी, आप अभी अनाउंस करें कि जी वो लेकर आए, तो वो इधर भी ले आएंगे और उधर भी ले आएंगे। 10-12 साल पहले की बात है। अच्छा, ब्रिगेडियर सलीम मोइन who was the ex chairman नादरा, उनकी एक मशीन थी, उसमें VVPAT भी था। VVPAT क्या है? वो पहले हमारी जो मशीनें थी और हिंदुस्तान की मशीनें और अमेरिका की मशीनें, उसमें पेपर ट्रेल नहीं होता था। यह है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। अच्छा, क्विकली सवाल साथ साथ पूछता जाऊं, वो ये कि ये जो मशीनें बनी, ये इलेक्शन कमीशन का अपना इनिशिएटिव था? हमारा था। आपका इनिशिएटिव था? आपने तो उल्टे बांस बरेली को गवर्नमेंट बना के उनको दे रही है। आपने ये शेयर किया होगा उस वक्त की हुकूमत से कि ये हमने बना ली है? देखें यार, हमारी मीटिंग होती थी पार्लियामेंट हाउस में, उसका रिकॉर्ड नेशनल असेंबली में होगा। ये 2013 के बाद की बात है? नहीं यार, उससे पहले पीपल्स पार्टी 11, 12, 13। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया फॉर डिजिटलाइजेशन। तो 13 के इंतखाबात में ये रखी क्यों नहीं? फिर ये इलेक्शन में उसकी आखिरी मीटिंग जो हमारी हुई थी, उसमें खुर्शीद शाह साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा यार मशीन बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके साथ वो भी हो थंब इम्प्रेशन की, इसलिए कि ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो भी मुश्किल नहीं थी। आखिरी दिनों में उनके दिल में क्या, उनको किसने डरा दिया। हालांकि ये अच्छा, और ये 3 से 6 महीने के अंदर हो सकता है।
ईवीएम भी हो सकती है, ओवरसीज भी हो सकता है, सारा ओवरसीज तो कुछ इससे भी आसान है यार, इससे भी आसान है, इसलिए कि बिल्कुल ओवरसीज ठीक, मेरी बिल्कुल बात ठीक। सुने, इंटरनेट 20 साल सॉफ्टवेयर। पहले मैं यूएन ठीक। में था, मैं पैसे भेजता था, बिल्कुल सही मेरे कह घर रहे हैं। पहुंचते थे, वही सिस्टम है, आप उसको वोट के बजाय, पैसे के बजाय वोट पे ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल ठीक। मंसूर आफाक साहब, हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इसको सिंप्लीफाई कर दे, कानून साजी के तहत इस तरीक़ेकार को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। राइट तो मिल गया, सही का अहमद जवाद साहब ने, तो सिंप्लीफिकेशन का जो अमल है आपके ख्याल में उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, बहुत अहम लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बाहर हैं, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए कम से कम। सियासत का मसला इतना नहीं है जितना इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन खुद इसके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, जहां तक अंदाजा हो रहा है। लेकिन कानून साजी बाकी अगर हो गई तो पार्टियों फिर ने तो इतना शोर नहीं कानून करना। साजी अगर हो गई तो उसके तहत तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लाजिमन, नो ऑप्शन। पार्लियामान से सुप्रीम इलेक्शन तो कोई कमीशन इदारा अभी भी पाबंद था सुप्रीम कोर्ट का, और उसने नहीं कुछ किया। नहीं, वोट डाले, कम तादाद में डाले, वो तरीकेकार को सिंप्लीफाई करना उसके है। बाद भी इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? चलें, ठीक हो गया। जाहिद किशकोरी साहब हमारे साथ ही हैं। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप। फाइनल कमेंट आपसे कि अब ये अगर इनको वोट डालने का हक जो है वो सिंप्लीफिकेशन उसके तहत, तो ओवरसीज पाकिस्तानी से आपकी बात हुई होगी, इलेक्शन कमीशन से आपकी बात हुई होगी यकीनन। सो वो लोग क्या कहते हैं कि वोट डालने का हक नहीं दिया हमें, तो क्या करेंगे हम? आपके जरिए खबरें लगवाएंगे, एहतजाज करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी से? जी देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी तो उनमें बहुत ज्यादा जज्बा है। अगर ये टेस्ट करता है पाकिस्तान, और बहुत इसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे, और ये फोकस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पोलिटिकल पार्टी के लिए एक टेस्ट केस होगा। वो ऑन करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी को, ना सिर्फ वहाँ बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी, क्योंकि उनको मालूम होगा कि 20 से 30 ऐसे हलके हैं जहाँ पर रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, उनके हक में कोई ना कोई वोट आया। आपकी कोई इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में बात हुई कि वो क्या करना चाह रहे हैं? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई आपस में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। चलें, अभी उनकी कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम है। चलें, ठीक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी। माजरत वक्त की कमी है, लेकिन मजीद इस पे बात करते हैं। मंसूर आफाक साहब, अहमद जवाद साहब, अफजल खान साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।